चलो शुरू करते हैं गबन का भाग 36। तो देखते हैं गबन का भाग 36 में क्या दिया है। देवी ने चाय की दुकान उसी दिन बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था। बेचारा बहुत उदास था, जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने कुछ नहीं खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे। पंखे की जरूरत हो पंखे की जरूरत हो अफसर लोग तो जाड़ों की कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। देखो, बताना ये चाह रहे हैं कि देवीदीन पसीने में तर था, इसका मतलब कि गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना परेशान था कि उसको इतना पसीना आ रहा था। और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था 3 दिन से, क्योंकि 3 दिन से रमा क्या कर रहा है, शहादत दे रहा है, झूठी शहादत दे रहा है। उसकी वजह से कुछ बेगुनाह आदमी लोग मारे जाएंगे। उसका चेहरा जिस निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था। आज वो गुस्से में था। कभी वो गुस्सा में नहीं रहता है। तो ऐसे लोग जो हमेशा हंसते रहते हैं, वो कभी कभार ही गुस्से में आते हैं, हमेशा गुस्से में नहीं आते। मानो बेगार से लौटा हो, जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया। देखो, मानो बेगार से लौटा, ये बेगार बेगार शब्द पता है? बेगार जो लोग काम करने जाता है ना, बहुत भारी भारी काम करता है घर वर बनाने का, तो वो लोग का काम को बेगार कहा जाता है। ठीक, तो वो लोग के काम को बेगार कहा जाता है। तो वो लोग जो आता है, तो वो लोग शायद गुस्सा में रहता है हमेशा, क्योंकि वो लोग बहुत काम भी तो करता है और वो लोग को उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है। तो मानो बेगार से लौटा हो, जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिल्लम रख दूं? देखो, जग्गो उसको पूछती भी नहीं थी, वो जग्गो क्या पूछ रही है, चिल्लम रख दूं, चिल्लम रख दूं। देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। अब देवी दिन परेशान था। देखो, जग्गो परेशान है, देवी दिन भी परेशान है। देवी दिन ये दोनों बातचीत कर रहा है, मैंने अभी तो ये बातचीत करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो ये इससे बहलाने फुसलाने में लगी हुई है। जग्गो देवी दिन को बहलाने फुसलाने में लगी हुई है। ठीक, तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्दन गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बिना कोई इसके शब्द में उल्लास नहीं, हंसी नहीं, इसी आवाज दे रहा है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी झुंझला ना पड़े। बुढ़िया जानना चाह रही थी कि आज क्या हुआ, लेकिन डर भी रही थी। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवीदीन प्रसन्न होकर आप सारा वृतांत कहा चले। उसको जानना तो था कि क्या हुआ, लेकिन उसको पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखिया दे दी। पंखी मैंने वो हवा करने वाला। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। मैंने उसको हवा कर रही थी, तो उसका हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वो घर आ जाएंगे ना? तो देवीदीन बोल रहे, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती। यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। अभी जो बयान दिया है उसको फिर से देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है डा पक्का मतलबी 15 बेगुनाहों का फांसी दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए, अब तक भी न बचेगा। किसने कर्म किया किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मगर सब जाएंगे। तो देवी दिन बोलना चाह रहा है कि कितना खराब काम कर रहा है रमा। ऐसा खराब काम करना चाहिए रमा को। जीते जो इस 3-4 जन को फांसी मिल जाएगा रमा के कारण। जो गुनाह वो लोग किया भी नहीं है, उसका फांसी, उसका सजा मिलेगा। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ था। ये लोग सोचा था कि अच्छा आदमी है, घर में रखा, लेकिन क्या पता वैसा आदमी निकलेगा। अपने मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है, ये समझाना चाह रही है जग्गो कि देखो, मतलब ही तो पूरा संसार है। क्या हो गया उसने, हम लोगों ने तो अपना अच्छा काम किया, हमको क्या पता था वो आदमी ऐसा निकलेगा। अगर पता रहता कि वो ऐसा आदमी निकलेगा
तो वो लोग उसका मदद कभी नहीं करता। सहसा बाहर से आदमी चिल्लाया, देवी दिन कहाँ हो? प्रजामित्र का यहाँ से आदमी आया था चपरासी। देवी दिन आता है, देवी दिन आके मन ही दोनों बात करता है, तो बोलता है कि प्रजामित्र के यहाँ से आया हूँ, देखो ये लड़का रमा का भाई है, ये तुमको खोजते खोजते तुम्हारा पता पूछ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ इसको लेके आ गया। तो ये जाके वो लड़का को देखता है कि इसका शक्ल तो रमा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। ठीक, इसका शक्ल रमा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। ये नोटिफिकेशन बंद कैसे होगा? तो ये तो नया नया पीसी है इसलिए थोड़ा नोटिफिकेशन बंद नहीं हुआ है, देखते हैं। ठीक है, तो ये देखता है कि रमा का चेहरा तो इससे मिलता जुलता है। ठीक, तो बोला कि हाँ रमा का तो भाई लग रहा है। फिर रमा बोलता है कि हाँ हम लोग धर्मशाला में रुके थे, मेरी भाभी भी आई है, भाभी भी साथ है, हम धर्मशाला में मैं ठहरा हुआ हूँ। तो भाभी उतरती है। ठीक है, ये है हमारी भाभी जान। ठीक, जालपा। तो देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तो बहू आई, दोनों अंदर गए, ये लोग आपस में बात किया। पहले तो लोग खटिक के घर में जाने से शर्मा रहा था, क्योंकि इस इस निबंध में, ये निबंध नहीं उपन्यास, इस उपन्यास में ये प्रेमचंद जी ने जाति का जो भेदभाव है उसको भी उजागर किया है। तो ये लोग खट्टिक लोग हैं, तो ये लोग जाने से पहले तो कतरा रहा था, लेकिन फिर बाद में ठीक गया, अंदर गया। ये तो जो छोटका लड़का है वो तो बड़ा बदमाश है, वो तो गोपी उसका घर में बैठ ही नहीं रहा था। ठीक, पहले तो जाने से झिझकाई, लेकिन फिर अंदर चली गई। बुढ़िया इसने स्वागत देखकर उसकी झिझक क्या हो गई, खत्म हो गई। जग्गू अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक, और बहू आई है उसके घर में तो और अच्छी थी। उसको बेटा तो मारने लगी थी जग्गू ने लोटे में पानी लाकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 दिन रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। तो जालपा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ कुछ कुछ ठीक नहीं मालूम है, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम है। वह जो पत्र छपता है उससे मुझको मालूम हुआ कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर देवी दिन बताया है कि गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। तो देवी दिन बता रहा है कि उनको वो अब सरकारी गवाह भी बन गए हैं, और वो प्रयागराज में जो मुकदमा चलने वाला था गबन का वो भी नहीं चलेगा, और उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी दर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं कि उन पर मुकदमा चलेगा? उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्या कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, उन पर मुकदमा क्यों चलेगा? ये बता रहे उन्होंने गबन वबन किया था ना, ये थे। तो रमा बाबू ने गबन वबन किया था, इसीलिए उनको उन पर मुकदमा चलने वाला था, इसलिए वही डर से वो यहाँ पे भाग आए हैं। तो जालपा बताते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने अपना कंगन बेच के उनका पैसा चुका दिया था, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये लोग आपस में ऐसी बातचीत करता है। देवी दिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। तो देवी दिन अब खुश हो जाता है कि वो बोला, तो यह हम लोगों का क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर शर्म के मारे लिखता ही नहीं था। कितना बड़ा बकलोल था रमा। ठीक, आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोग शुरू से कहानी देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रमा कितना बड़ा बकलोल है। ऐसे धोखे में पड़ रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा, जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का मतलब वही है कि अपने लिए, अपना कुछ भलाई के लिए दूसरों के झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरों को फंसाना होगा, दूसरों को मौत का भी सजा मिल सकता है, लेकिन तुमको नौकरी चाकरी मिल जाएगा। ये ऐसा सबको पता था कि सरकारी गवाह क्या होता है, उस टाइम का सरकारी गवाह यही होता था। ठीक, तो देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, यहाँ मेरे साथी प्रयागराज से आए थे, अब पूरा कहानी बता रहे हैं
कि जब से आए यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहे हैं। बस वो भागने लगे सिपाही को देखकर, और सिपाही को देख के भागेंगे तो आप लोगों को तो पता ही है क्या हुआ था। पूरा गमछा वमछा बांध के गया था, काला काला गमछा, तो पकड़ेगा नहीं पुलिस। शुरू शुरू में तो दरोगा रिश्वत मांगता था, और जब मैंने पैसा लेके गया तो क्या पता क्या गुल खिल गया। उन्होंने पैसा नहीं लिया और बोला कि नहीं होगा कुछ, पैसा वैसा नहीं, तुम जाओ, हमको मुझको भगा दिया। जग्गू ने जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी, भैया तो ऐसे नहीं थे। जग्गू बता रहे कि ऐसा नहीं थे, कितना अच्छा आदमी था। है ये क्या हो गया, सरकारी गवाह नहीं बनना चाहिए था। देवी दिनी बोल रहा है कोई बुराई तो नहीं थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गया, लेकिन बाद में तो अभी पता चल रहा है कितना खराब लड़का है ये। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? तो हाँ, 3 दिन बराबर बयान हो गया, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? दीदी बोलता, हाँ हाँ, मिल कहा नहीं सकती है, हाँ बड़ी आई मिलने खातिर। वहां पर कितना सारा पहिरा लगा के रखा है, तुमको पता है? कोई उसका आसपास भी नहीं भटक सकता। तो यही सब है। और जालपा ने गोपी को बुलाया। वो छज्जे पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल में आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजा कर फिर बोला। गोपी लजा कर बाहर चला गया। देवी दिन ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे सामने ना खाएंगे, हमारे सामने ना खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, हम लोग किसी मेहमान के घर जाते हैं और अगर वो कुछ खाने को दे तो हम लोग नहीं खाते, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर बाद में खा लेते हैं। ठीक, तो होता है ऐसा। भैया को तो हम अब ये तो नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ये रिवाज हो गया है, भारतीय धर्म में एकदम संस्कृति का हिस्सा है। पैसा वैसा दे भी कोई दे तो पहले बोलना चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। ठीक, छोड़ना नहीं चाहिए। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है? जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब तुम्हें नहीं बनाना होगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी, आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। जग्गू ने आपत्ति की कि हमारी बिरादरी में दूसरों का खाना मना है, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में क्या नाश करूं, तुम मत ही बनाओ तो अच्छा है। जालपा बहुत अच्छे जवाब देती थी। जालपा बोली कि हमारी बिरादरी में तो दूसरों का खाना मना, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। तो पहले ऐसा ही होता था। ठीक, आज हम लोग किसी के भी हाथ का खा लेते हैं। होटल में कौन बनाया कौन नहीं बनाया ऐसा कुछ हम लोग पूछने नहीं जाते हैं, किस जाति का आदमी बनाया। लेकिन पहले जाना हो पहले ये लोग खुशता जानता था, समझता था कि कौन बनाया नहीं कौन बनाया। बाहर का किसी का भी हाथ का खाना नहीं खाता था। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? जग्गू बोलती, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है, खा लो हमारे यहाँ। फिर पढ़े लिखे आदमी इन सब बातों पर थोड़ी विचार करते हैं। पढ़े लिखे आदमी, हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है, जग्गू बता रही है। ठीक, तो जालपा बोलते, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं, जिसे बहू बनाया उसके हाथ का तो खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देखो कितना अच्छा जवाब दे रही है। ऐसी आप लोग भी जवाब देना सीखिए। ठीक है। देवी दिन ने जग्गू की ओर प्रशंसा करके प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू कितनी अच्छी है, देखो कितने, कि बहू ने तो बात पता ही की है, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो इन दोनों को आराम करने दो। ठीक है। तो दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भाई भैया इसी खटिक के यहाँ रहते थे क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने डांटा, बोलेगा इसे तुम? खटिक हो या चमार हो, इससे क्या मतलब? मैं तो मानती कि वो लोग हम लोग से 100 गुने अच्छे हैं। किसी परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में रखा, ठहराया, खिलाया पिलाया, इतना ध्यान से रखा। हम में है इतनी हिम्मत कि हम किसी परदेसी इंसान को घर में रखें? यहाँ तो मेहमान आ जाता है तो हमारा सर भारी हो जाता है कि कब जाएगा कब जाएगा, 2 दिन से ज़्यादा हो गया, जा ही नहीं रहा है। ठीक, ये तो सच बात है। आज से 100 साल पहले भी सच बात था, आज भी सच बात है। देखिए, अगर यहाँ नीचे हैं तो हम तो इनसे भी कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही।
अब जालपा उसको एक झापड़ लगाना चाहिए था, लेकिन मारना वारना मना है, बच्चा लोग नहीं मारा जाता। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी। तो पहले पंडित जी को ज्यादा बड़ा महान समझा जाता था, तो मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जल पान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की ना हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही उसे अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। तो वही कितने बेगुनाहों का खून उनके हाथों आ गया। अगर अगर देखा जाए तो उनके ये तो एक हत्यारे टाइप के हो गए हैं। ठीक, क्यों नहीं अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका गबन का केस है ही नहीं, तो वो क्यों बयान देंगे, झूठा बयान नहीं देंगे। यह बात उन्हें कैसी बताया जाए, कैसी बताया जाए। किसी तरह संभव है। वह अधीर हो उठी, नीचे उतर आई, देवी दिन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता। पहाड़े वाले को 10-5 रुपए दे देने से शायद खत पहुंच जाए। तो बोली, ना ना, बड़ा मुश्किल है, बहुत चुन चुन कर आदमी को खड़ा किया गया है। तो पूछती है, उस बंगले के आसपास क्या है। तो उस बंगले के आसपास कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। तो कलमी आम की बाग, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे ना बाहर, वो तो बहुत घूमने का शौकीन थे। हाँ, बाहर दूर से डाल कर बैठते हैं। बाहर में तो जो बारांडा एथी होता है, बालकनी, वहां पर बैठते हैं। पुलिस के 1-2 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिप कर बैठे तो कैसा होगा, जब उन्हें अकेले में देखे तो खत फेंक दिए। तो दुतल्ला में बैठा होगा बालकनी में, कोई ये गार्डन में छुपा के बैठी होगी लुका के। जब भी देखेगी कि रमानाथ अकेले है, वैसी खत फेंक देगी चला के माथे में, मतलब खत के भीतर ईंटा भर के उसका माथा में मारेगी, एकदम निशाना, उसका सर फोड़ देगी। बयान झूठा देता है तुम। देवी दिन ने चकित होकर कहा, वाह कितना अच्छा आइडिया निकाला है, अकेले मिले तब तो आइडिया तो बड़ा है। फिर लोग रात को निकलती है। ठीक, रात को निकलती है, जाते जाते अंधेरा हो जाता है। अब अरे नया जगह है। जालपा 12 पूछती है, और कितना दूर, और कितना दूर। तो वो लोग जाता है आगे। ठीक, तो आगे जाते, आगे जाके देखता है तो जो बंगला होता है, बंगला पूरा बंद रहता है। बंगला का बाहर कोई पहरेदार भी नहीं होता है, बंगला में कोई आदमी भी नहीं होता है, बाहर से ताला मारा हुआ होता है। वो लोग पहले सोचता है कि बंगला के अंदर कोई है, तो नहीं हो। अगल बगल देखता है, कोई नहीं होता है। फिर वो सोचती है कि जालपा सोचती है कि रमा अंदर में होगा। अगर रमा अंदर में होता तो बाहर पहरेदार भी होता, तो बाहर पहरेदार भी नहीं है। तो बस वो बगीचा में खोजती है किसी को, कि अगल बगल कोई आदमी मिल जाए। तो तो कोई आदमी मिल जाए तो उससे पूछे कि कहाँ गया ये लोग आदमी लोग। तो एक आदमी मिला, देवी दिन उसको पहचानता था। बोला, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है क्या। तो जंगली बोलते हैं, हाँ मैंने ये बाग लिया है दादा, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ता है। तुम यहाँ कैसे आ गए। कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए तुमको कुछ पता है। तो जंगली बोलता है, अरे हाँ, वो मुखबिर टिका है ना यहाँ पे, सरकारी गवाह, बड़ा बदमाश आदमी है। 15-20 दिन हो गए इसको यहाँ पर आए हुए। जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा, अब पढ़े लिखे आदमी भी ऐसा दगाबाज होता है दादा, ऐसा काम करेगा। सरासर झूठी गवाही दी उसने। ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, पति पत्नी, भगवान से तो डरे कम से कम। ये 15 जून को मौत की घात उतार रहा है, भगवान से तो डरे। जालपा खड़ी खड़ी सुन रही थी। तो जालपा को कैसा लगेगा, कोई उसके पति के बारे में इतना बोल रहा है। तो देवी दिन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर नहीं दिया। बोला कि अच्छा 15-20 दिन में आएंगे, तो पक्का पता ना। अच्छा यहाँ पे लिखा था कि 15-20 दिन में आ जाएंगे, 15 सुनते हैं कि 15-20 दिन में आ जाएंगे। तो अच्छा, तो जंगली बोलते हैं, हाँ पहरेदारों को तो वही बोलते सुना था कि 15-20 दिन में आ जाएंगे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं। तो लगता है कि जहाँ पर ये घटना हुआ था वहीं पर गए होंगे। रमा को सब कुछ समझाने कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे बोलना तुम हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अच्छा, देवी दिन चिल्लम पीने लगा भाई। और जालपा सड़क पर आकर
ये वाला आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेर खड्डे में न फिरने देगी। तो ऐसा होता है स्त्री का प्रेम। और ये जालपा है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है रमा से। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना दादा कि जब भी वो लोग आए यहाँ पर आए तो हमको खबर दे दें। तो बोलते हैं हाँ कह दिया। तो बस यही जालपा और ये दोनों निकले हैं घूमने खातिर, उसको ढूंढने खातिर। तो यहाँ पर होता है भाग 35 खत्म। तो समझ में आया। और आपको नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए कमेंट में लिख दें, ठीक है।